हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। तो समझते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। ये रही आपकी विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। एक और बना लीजिए। अब इस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया, ये कौन सा विद्युत क्षेत्र है? एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक डाइपोल इस तरीके से थीटा कोण पर प्लेस कर दूं, कितना कोण पर? थीटा कोण पर। तो हम लोग क्या देखेंगे, डाइपोल का मिड पॉइंट और यहां से एल डिस्टेंस, ऐसे यहां से ये है एल डिस्टेंस, तो पूरी कितनी बनेगी? 12 डिस्टेंस। आगे देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर बल कहां लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो यहां से F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q ऑफ E वेक्टर। और नेगेटिव चार्ज पर विद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है। लग गया था F वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q E वेक्टर। तो ध्यान रखना, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, ठीक है। दोनों बल परिमाण में क्या है? समान है, और प्रकृति में क्या है? विपरीत है। दिख रहा है आपको? F इज इक्वल टू QE और F इज इक्वल टू माइनस ऑफ QE। दोनों बल परिमाण में समान और प्रकृति में कैसे? विपरीत। तो नेट फोर्स कितना रहेगा इस डाइपोल पर? नेट फोर्स ऑन डाइपोल आपके द्विध्रुव पर, इस द्विध्रुव पर कुल बल कितना रहेगा? तो मैंने कहा नेट फोर्स लगेगा बेटा 0। कितना लगा नेट फोर्स? 0। नेट फोर्स 0 क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल कैसा है? एक समान है। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं होता, अलग अलग होता, तो माना कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होती तो यहाँ पर फोर्स भी ज्यादा होता, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाय द वे कम होती तो यहाँ पर बल भी कम लगता। तो फिर बल का कोई ना कोई नेट वैल्यू आता। लेकिन फिलहाल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने की वजह से फोर्स जो लग रहा है दोनों चार्जेस के ऊपर, वो परिमाण में समान है और दिशा में क्या है? विपरीत है। इसलिए नेट फोर्स क्या लगा डाइपोल के ऊपर? 0 लगा। अब नेट फोर्स अगर 0 है, इसका मतलब जैसे आपका ये डाइपोल है, तो डाइपोल नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये कि इस पर कुल बल क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। तो ये कौन सी अवस्था में आ चुका है? स्थानांतरण साम्य अवस्था। स्थानांतरण साम्य अवस्था यानी कि आपका ये डाइपोल है, ये स्थानांतरित गति नहीं कर सकता, ट्रांसलेटरी मोशन ये नहीं कर सकता, यानी कि ये ऐसे आगे गति नहीं कर पाएगा, ये जहां है वहीं रखा रहेगा। तो फिर क्या पढ़ रहे हैं अपन? द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। आघूर्ण मतलब क्या होता है? रोटेट करना, घुमाना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो इस फोर्स को पीछे की ओर बढ़ाया, ये बनी इसकी लाइन ऑफ एक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्रिया रेखा। ऐसे इस फोर्स को पीछे की ओर बढ़ाया मैंने इस लाइन को, तो ये बनी इसकी क्रिया रेखा। इसको बोलते हैं अपन क्रिया रेखा, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन, क्रिया रेखा। इस बल की क्रिया रेखा ये है, इस बल की क्रिया रेखा ये है।
दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण, मैं फिर बोल रहा हूं, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण आपका जो डाइपोल है क्या करेगा, इस डाइपोल पर इधर से तो इधर बल लगेगा, इधर से ऊपर बल लगेगा, यानी कि आपका डाइपोल इस प्रकार से घूमने लगेगा। देखो इधर से इधर बल लग रहा है, ठीक है, और यहां से ऊपर की ओर बल लगेगा, तो आपका डाइपोल जो है इस प्रकार से घूमने लगेगा। क्यों घूम रहा है? क्योंकि बलों की क्रिया रेखा क्या है बच्चों, अलग अलग है, और ये बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये जो दोनों बल हैं ये क्या करेंगे, एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करेंगे, जो इस डाइपोल को क्या करेगा, अपनी ही जगह पर रोटेट करवा देगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर यहाँ पर मोशन हो रहा है, तो कौन सा मोशन हो रहा है यहाँ पर रोटेटरी मोशन हो रहा है, अपनी जगह पर क्या हो रहा है, ये घूम रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा है, यानी स्थानांतरित गति नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स क्या है, 0। समझ में आई बात आपको? तो ये क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण इस द्विध्रुव पर क्या होता है बच्चों, बलों का एक युग्म काम करता है, जो क्या करता है, इस द्विध्रुव को इस तरह घुमाने का प्रयास करता है। किसमें? एक समान विद्युत क्षेत्र में, जिसे हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, तो देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले देखिए इधर, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा विक्षेप की स्थिति में एक द्विध्रुव रखा है, ठीक है, द्विध्रुव के +q व -q आवेशों पर परिमाण में समान बल तथा प्रकृति में विपरीत बल लगते हैं। द्विध्रुव के +q और -q आवेशों पर परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत बल लगते हैं, इसलिए द्विध्रुव पर कुल बल 0 होता है। द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में, द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में कुल बल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक आप नोट करिए, फिर मैं इसको रख करता हूं। चलिए, डायग्राम में भी रफ नहीं कर रहा हूं, डायग्राम से मुझे अभी डेरिवेशन करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, इसलिए हम लोग डायग्राम को रफ नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो कुल बल क्या आ रहा है, द्विध्रुव पर 0 है, लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग होती है। दोनों बलों की क्रिया रेखाएं क्या होती है, अलग अलग होती है, लाइंस ऑफ एक्शन। अतः
ये क्रिया रेखाएं द्विध्रुव पर बल युग्म का निर्माण करती है, अतः ये बलों की क्रिया रेखाएं हैं। चलो क्रिया क्यों, मतलब बलों की क्रिया रेखाएं द्विध्रुव पर बल युग्म का निर्माण करती हैं, ठीक है, जिससे द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में घूमने का प्रयास करता है, अतः द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, और द्विध्रुव को कितना बल युग्म आघूर्ण लगा, जिसको लेके अपन टाउ से बराबर होता है बच्चों बल इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, बल इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो ये तो रहे आपके बलों की क्रिया रेखाएं और इनके मध्य की लंबवत दूरी बनेगी बच्चों ये आया ना। अगर मैं इसको नाम दूं तो ये ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट और ये आपका सी पॉइंट, राइट। तो यहां से हम लोग लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू बल F इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, ये बनेगी यानी BC। फिर समझिए बलों की क्रिया रेखाएं किनके, इनके बीच की लंबवत दूरी ये रही BC। तो चूंकि BC का मान मुझे निकालना है चित्र से, और चित्र से क्या करेंगे बेटा अपन, देखो साइन थीटा लगाइए आप यहाँ। साइन थीटा क्या होता है, लाला जी बटे काका जी, लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने ये वो आपका लंब यानी BC, राइट, और 90 डिग्री के सामने कर्ण वो आपका ये क्या है 12। तो यहाँ से हमने BC का मान निकाल लिया 12 ऑफ साइन थीटा। कोई दिक्कत, ये आपने BC का मान निकाल लिया। अब BC का जो मान है ना हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसलिए टाउ इज इक्वल टू F इंटू 12 ऑफ साइन थीटा। यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। BC की वैल्यू क्या आपने 12 साइन थीटा, तो यहाँ से F इंटू 12 साइन थीटा, राइट। अब डायग्राम की मुझे कोई नीड नहीं है, डायग्राम को हटा दे रहा हूं। चलो वहां के बाद टाउ इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या होती है, QE मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई बाय 12 ऑफ साइन थीटा।
टाउ इज इक्वल टू ई को यहां रखा क्यू डॉट ऑफ 12 ऑफ साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू ये क्या बना आपका ये पी और ये ई साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम? टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ऑफ ई। याद करिए क्लास 11th ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर बराबर ए बी साइन ऑफ थीटा। अरे याद आया कुछ? तो ए बी साइन थीटा ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, तो पी ई साइन थीटा पी वेक्टर क्रॉस ऑफ ई वेक्टर। चलो ये है हमारे पास सदिश रूप में, सदिश रूप में। ठीक है, नोट करिए। चलिए वेक्टर फॉर्म हो गया p क्रॉस ऑफ p। उसके बाद मात्रक की बात करते हैं। मात्रक तो बलागुण का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है हमारे पास न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, याद रखना आपको, न्यूटन इंटू मीटर। अब यहां पर कुछ स्पेशल केस आते हैं हमारे पास, स्पेशल केस। केस नंबर फर्स्ट, जब थीटा, अच्छा यहां पर थीटा किसके बीच का एंगल है? P और E के बीच का एंगल है, भूलना मत। ठीक है, मैंने लिखा नहीं यहां पर, थीटा जो है वो P और E के बीच का कोण है। जब थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? 0। इसलिए टाउ बराबर क्या बनेगा? पी ई साइन थीटा बराबर 0। थीटा का मान 0 डिग्री है, इसका मतलब यह है विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री, साइन थीटा बराबर 0 यानी कि टाउ बराबर 0। वो टाउ बराबर 0 का मतलब ये होता है बच्चों, अर्थात द्विध्रुव स्थायी संतुलन की अवस्था में, स्थायी संतुलन की अवस्था में, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा एग्जाम में, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था के लिए शर्त बताइए थीटा बराबर 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर मान लो ये विद्युत क्षेत्र जो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, उसके बाद ये है आपका डाइपोल मोमेंट वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? जब हमारा द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र भी ऐसे ही है, द्विध्रुव आघूर्ण भी ऐसे ही है, ठीक है ना, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस से प्लस की ओर। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, जब दोनों ही एक दिशा में होते हैं तो यह द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है, भूलना नहीं। ठीक है, केस सेकंड, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा कितना बना? 1, क्योंकि साइन 90 रखो तो 1 बनेगा। टाउ मैक्सिमम ओनली कितना आया? पी ई के बराबर आया। ठीक है, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो हमें मैक्सिमम क्या मिलेगा? बल आघूर्ण मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक नोट कर लिया आपको। बढ़ते हैं आगे। लास्ट केस, केस नंबर 3,
जब थीटा बराबर 180 डिग्री, तो साइन थीटा क्या मिलेगा आपको बराबर वापस 0, इसलिए टाउ कितना मिलेगा सर आपको मिनिमम कितना मिलेगा पी ई साइन थीटा यानी कि 0। इसका मतलब ये हुआ जब भी कभी ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र और ये तो रहा आपका विद्युत क्षेत्र और ये रहा आपका डाइपोल मोमेंट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। फर्स्ट केस तक दोनों सेम डायरेक्शन में, सेकंड केस दोनों परपेंडिकुलर, थर्ड केस 180 डिग्री पर। ये होती है द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की अवस्था, अर्थात द्विध्रुव अस्थायी संतुलन की अवस्था में होगा या होता है। क्लियर बात? और दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल फिनिश होता है, दी एंड। खुशियां मनाइए, पटाखे फोड़िए, ठीक है, खूब मिठाइयां बांटिए। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12th फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो आज की इस टॉपिक पर बेस्ड होंगे। साथ में कल जो मैंने आपको पढ़ाया था निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र, कुछ न्यूमेरिकल्स वहां से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे सामने एक क्वेश्चन। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, फिर भी कई बच्चों के डाउट आ रहे हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। जरा देखिएगा, एक भुजा वाले समकोण त्रिभुज एबीसी के शीर्षों पर 3 आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू क्रमशः ए बी सी पर चित्र के अनुसार रखे गए हैं, तो निकाय का द्विध्रुवागुण आपको ज्ञात करना है। निकाय का द्विध्रुवागुण ज्ञात करना है, डायग्राम आपके सामने है। सबसे पहले प्लस का क्यू चार्ज है, डायपोल बनाना है तो इसको ए करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सिमिलर डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर ए माइनस क्यू, ये वाला ए सी पॉइंट, ये वाला बी पॉइंट, ये वाला आपका ए पॉइंट। प्लस 2q को हम क्या करेंगे बेटा, q और q में ऐसे तोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पर जरा, जब आप तोड़ोगे ना तो आपको एक तो ये बनेगा डाइपोल और एक डाइपोल आपका ये बनेगा। माइनस से प्लस की ओर इसकी डायरेक्शन p1 वेक्टर ऊपर, और एक डाइपोल आपका ये बना सपोज p2 वेक्टर डायरेक्शन माइनस से प्लस, ठीक है। तो माइनस से प्लस ऊपर की ओर जाएगी डायरेक्शन ये, इसकी जाएगी बेटा इधर, ठीक है। ये रहा आपका p2 वेक्टर और ये रहा मेरा p1 वेक्टर। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। तो ये कितना एंगल, 60 डिग्री। बात समझ में आएंगे? तो अब देखो यहाँ पे ए बी, ये ए पॉइंट था ना, ए बी द्विध्रुव के कारण आघूर्ण Q इंटू ए, Q और बीच की डिस्टेंस कितनी a, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा ये तो ए बी हो गया, अभी एसी, एसी द्विध्रुव के कारण आघूर्ण P2 is equals to Q into of A।
इक्वेशन नंबर 6। अतः ए पर परिणामी, ए पर कितना परिणामी क्वेश्चन रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। ए पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, ए पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण P of resultant P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ P1 P2 cos ऑफ थीटा। याद करो कल का लेक्चर रामबाण, किसी भी भौतिक राशि में परिणामी निकालना हो एक ही फॉर्मूला होता है, चाहे बल का निकालना हो, चाहे संवेग का निकालना हो, चाहे आपको द्विध्रुव आघूर्ण का निकालना हो, राइट। बराबर P1 की वैल्यू, ऐसा करो बार बार वैल्यू पुट करोगे, स्क्वायर करोगे, क्या मतलब आ रहा है, चूंकि P1 बराबर P2 बराबर P मान लिया आपने। अरे भाई मान लिया ना, तो जब आपने मान लिया है तो यहां से क्या बनेगा, देखिए पी आर मोड इज इक्वल टू पी स्क्वायर 2p स्क्वायर cos ऑफ 60, क्योंकि थीटा कितना है हमारे पास 60। अभी देखा डायग्राम में अपन p स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कितना बना 3p स्क्वायर, तो यहां से रूट के बाद कितना आएगा, √3 ऑफ p, और p का मान कितना है, p1 p2 के बराबर है, और p1 p2 किसके बराबर है, qa के बराबर है, यानी कि √3 ऑफ qa। बात समझ में आई है। न्यूटन मीटर, सॉरी ये तो वो है द्विध्रुव आघूर्ण कूलॉम इनटू मीटर। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। कुल मिलाकर के आपको तो डाइपोल के का अगर रिजल्टेंट निकालना है बच्चों, तो आपको 2 डाइपोल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब 2 डाइपोल कैसे बनाने, जरूरी 2 बनाए, कभी आपको 3 की भी जरूरत पड़ सकती है। कुल मिलाकर के डाइपोल का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज का लास्ट प्रश्न, ये प्रश्न भी कई सारे स्टूडेंट का डाउट में है, तो कई सारे बच्चों के जैसे कमेंट्स आते हैं, सर ये बताइए समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए और बाकी को अदर को भी कोई डाउट हो तो प्लीज वो भी एक बार ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि चलो एक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रेडी करते हैं। 2 q परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य बिंदु पर q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है। तो इस तीसरे आवेश का मान ज्ञात कीजिए, इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए कि आपका पूरा निकाय क्या रहे, संतुलन की अवस्था में रहे। सबसे पहले डायग्राम बनाइए q, दूसरा q, मध्य बिंदु पर q आवेश, सपोज O A और ये B पॉइंट, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी r, यहां से डिस्टेंस कितनी r/2, ठीक है। अब आने वाला तीसरा आवेश q संतुलन की अवस्था में अभी है, प्लस प्लस में रिपल्शन,
प्लस प्लस में इसमें इसमें इधर, यानी ये वाला इस पर इधर का लग रहा है और ये वाला इस पर इधर का लग रहा है। ये किसमें बैलेंस कंडीशन में। अगर मुझे तीसरे आवेश के संतुलन के लिए कहते कि तीसरा आवेश का मान क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, कि तीसरा आवेश आने वाला आवेश क्या है, संतुलन की अवस्था में रहे, तो बेटा हम क्या करते हैं, इन दोनों के मध्य बल निकालते, इन दोनों के मध्य बल निकालते, उसको बराबर अपन 0 करते हैं। आगे बात समझो, इन दोनों के मध्य बल निकालता, इन दोनों के मध्य बल निकालता, प्लस करके बराबर 0, यानी इधर का बल इधर का बल बराबर करके, और आप जो भी वैल्यू आपको निकालनी थी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि निकाय किसमें है, संतुलन में। तो निकाय की जब बात की जाती है तो फिर Q और Q की हम लोग बात करते हैं। A पर और B पर जो ये आवेश रखेगा ना Q और Q, इनकी भी हम लोग बात करते हैं बेटा। निकाय में Q भी आ रहा है, ये Q भी है, ये Q भी है। तो अगर मैं इसकी बात कर लूंगा तो ऑटोमेटिक इसकी बात हो जाएगी, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या है, समान है। तो इसके संतुलन के लिए बात करते हैं हम। देखो B पर स्थित आवेश Q के संतुलन के लिए, B पर स्थित आवेश Q के संतुलन के लिए, अब Q का संतुलन मुझे देखना, क्योंकि मुझे निकाय के बारे में कहा गया है, इस तीसरे आवेश के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि तीसरा आवेश का संतुलन निकालने के लिए निकालना है, ये तो ऑलरेडी क्या है, बैलेंसिंग स्थिति में। हमें पूरे निकाय की बात की जाए तो निकाय में ये दोनों भी आते हैं, इसमें मैं केवल इस पर बात करता हूँ, इस पर ऑटोमेटिक बात हो जाएगी। तो देखो बेटा, B पर स्थित आवेश Q पर के संतुलन के लिए अब बात करते हैं। इस Q पर, इस Q की वजह से फोर्स F ऑफ A वेक्टर, और इस Q पर इसके वजह से आगे बात समझ में। सर ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, मैंने कहा वेरी गुड, एक ही डायरेक्शन में आ गए ये, तो क्या कभी ये संतुलन की अवस्था में आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि कहीं ना कहीं इस आने वाले तीसरे आवेश को क्या होना चाहिए, ऋणात्मक प्रकृति का होना चाहिए, और जब ये नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा। बात समझ में आई आपको, F ओवर। देखो इस प्लस ने इस प्लस पे इधर बल लगाया, इस प्लस ने इस प्लस पे इधर बल लगाया तो सही, लेकिन फिर आपको नेट क्या मिला, 0 मिला, क्या नहीं मिला। इसका मतलब क्या होगा कि Q की प्रकृति कैसे होनी चाहिए बेटा, पूछा ना आपसे, प्रकृति ज्ञात करो। Q की प्रकृति क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। अगर इसको आप नेगेटिव करोगे तभी तो क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब Q की प्रकृति कैसे होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। आगे बात समझ में। देखो संतुलन के लिए F of A वेक्टर F of O वेक्टर बराबर ऑफ 0, ठीक है। यानी कि Q पर इसकी वजह से नेट फोर्स कितना, 0। आगे देखते हैं। चलिए F of A वेक्टर is equals to minus of F of O वेक्टर। F of A का मान निकालो जरा, K Q Q डिवाइड बाई R स्क्वायर बराबर K Q Q Q Q बटे R बाई 2 का होल स्क्वायर। आगे देखो, Q से Q कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, क्या बना, अच्छा K से K भी कट गया, क्या बचा, Q डिवाइड बाई कुछ नहीं बराबर इधर बना एक क्यूब, ठीक है। और ये 1/2 का स्क्वायर 4 1 के ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आई है, ठीक है। तो यहां से Q इज इक्वल टू कितना है बेटा, माइनस का Q/4। इसका मतलब Q का मान कितना होना चाहिए, Q/4 होना चाहिए। इसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। ये तो हमें यही पता लग गया था
कि Q का मान ऋणात्मक होगा तभी तो ये Q पर इधर बल लगाएगा, अगर ये धनात्मक होगा तो उधर ही बल लगा देगा, तो फिर नेट फोर्स 0 का होगा फिर आपका। समझ में आई बात आपको? तो आने वाले तीसरे आवेश का मान क्या होना चाहिए? Q/4 होना चाहिए, साथ में प्रकृति क्या होनी चाहिए इसकी? ऋणात्मक होनी चाहिए। क्लियर बात? तो ये था बेटा आपका आज का लास्ट प्रश्न। आप लोगों को कोई भी डाउट अगर हो तो आप जो है, मैं जैसा कि बार बार आपसे कह रहा हूं, मुझे आप लोग आपके डाउट को बताएं ताकि मैं जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन आपको बता सकूं, राइट? कंटिन्यूटी में वर्क करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, पेंडिंग रखोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ जाएगी, कई सारे लेक्चर्स आपके ऊपर चढ़ जाएंगे साथ, ठीक है? तो जैसा कि मेरा ये 10वां लेक्चर है और इन 10 लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 को फिनिश किया है, तो बेटा मिलते हैं हम लोग कल एक नए चैप्टर के साथ और एक नए दिन में नई शुरुआत के साथ, ठीक है? आज के लिए अलविदा।